उसी में कंटिन्यू करिए, जहाँ से मिलेंगे वहाँ से कंटिन्यू करिए। देखो, टू असाइन potentials to different electrodes, and to calculate the potential difference in any given galvanic cell. We use the reference electrode. That is standard hydrogen electrode. Whose standard potential is conventionally defined as exactly 0 volt. Conventionally defined as exactly 0 volt. हो गया? फुल स्टॉप लगाइए, नीचे आइए, नीचे लिखिए SHE consists of standard hydrogen electrode consists of a platinum electrode in contact with H2 gas in H plus ion solution. H2 gas in H plus ion solution at standard conditions. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप ऑलरेडी जानते हैं। जो गैस इलेक्ट्रोड का एग्जांपल आप लिखवाए थे उसमें आपको पता है एक जिंक का बेसिकली बना रहे होते हैं, उसमें जिंक के ऊपर बबल किया जाता है हाइड्रोजन गैस और उस जिंक की रॉड को H प्लस आयन के अंदर डुबाया गया रहता है। ठीक है, तो वो क्या काम करता है, जिंक जो काम करता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने सरफेस से चिपकाता है। प्लेटिनम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने सरफेस से चिपका लेता है और H प्लस को भी सरफेस चिपकाता है, मतलब बेसिकली रिएक्शन जो हो रहा होता है उसके सरफेस पे हो रहा होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन जो होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन वो क्या होती है कि जो H2 गैस है, H2 गैस का जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर उसी गैस की वजह से है। और जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर होना चाहिए। ठीक है जी, और जो टेम्परेचर है वो कन्वेंशनली किस पर लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। आप ये बात लिख लीजिए ब्रैकेट में, स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए अगर आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो दोनों केस में आप लिख सकते हैं। जो H2 गैस है और H प्लस आयन है, H प्लस आयन एक्वस में होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा
दो H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और ये बनाएंगे क्या, H2 गैस बनाएंगे और प्रेशर आप 1 बार लिखेंगे गैस का, H2 गैस हो जाएगी, ये प्रेशर 1 बार हो जाएगा। और H2 गैस अगर टूटेगी तो ये 2H+ आयन में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। सेम रिएक्शन बस उल्टा लिख दिया जाएगा, H+ आयन एक्वस में होगा, ये H2 गैस होगी, अगेन सेम प्रेशर पे होगी 1 बार, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन सेम है, ये दोनों रिएक्शन सेम है, बस दो अलग अलग दिशा में लिखा गया है कि अगर हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस बनाएगा तो उसके हिसाब से इस रिएक्शन को फॉलो करेंगे। ये रिएक्शन रिडक्शन हो रहा है, आपको पता है, यहाँ पर H+ जो है वो प्लस से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया। तो अगर रिडक्शन होगा तो पॉसिबल ये रिएक्शन बनेगी, और अगर ऑक्सीडेशन होगा H 0 से +1 में आएगा तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो जाएगी। आप ये दोनों रिएक्शन लिखिए। आप किसी भी हाफ सेल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कब बोलेंगे, आप किसी भी हाफ सेल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कब बोलेंगे, जब वो ये सारे कंडीशंस फॉलो करेगा। कोई भी हाफ सेल अगर आपके सामने है तो उसके अंदर चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, ठीक है, वो स्टैंडर्ड को फॉलो करे। जैसे इस केस में देखो, यहाँ पर रिएक्टेंट में H2 गैस है तो उसका प्रेशर 1 बार दिखाया गया है, और अगर प्रोडक्ट में H+ बन रहा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। नीचे एक छोटी सी लाइन लिखिए, अ हाफ सेल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, a half cell is known as standard electrode if its reactants and products are at standard condition हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि हो रहा होता है एनोड पर, वापस से आते हैं गैल्वेनिक पे। एनोड पर हो रहा होता है क्या, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होता है रिडक्शन। लेकिन एक इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन का मतलब मान लेना, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ऐसा मान लिया गया है कि आप जब भी किसी भी हाफ सेल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखेंगे या फिर जब भी किसी गैल्वेनिक सेल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखेंगे तो उसको रिडक्शन के फॉर्म में ही लिखा जाएगा। जब भी आप किसी हाफ सेल के पोटेंशियल को लिखेंगे तो उसको रिडक्शन के फॉर्म में लिखा जाएगा। ये बस एक मानी हुई बात है। आपको अगर इसके पीछे का रीज़न जानना है कि सर ऐसा क्यों लिखा जाता है, तो इसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना ही है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से ऐसा मान लिया गया कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का जिक्र करेंगे तो उसको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे। तो अब मेरी बात समझो, अगर एनोड का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो आप उसका रिडक्शन लिखेंगे तो ये बात आपको पता है कि उसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन का नेगेटिव हो जाएगा, और कैथोड पर तो रिडक्शन ही हो रहा है तो वहाँ पर रिडक्शन पॉजिटिव ही रहेगा। और जब आप E0 सेल का लिखेंगे, E का मतलब क्या होता है, सेल का EMF, E0 का मतलब स्टैंडर्ड स्टेट पर। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब जो आप किसी सेल का EMF निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर होना चाहिए, गैस का जो प्रेशर है वो 1 बार होना चाहिए, बाद में आ रही, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रहे हैं तो इस केस में क्या, सॉलिड लिक्विड प्योर होना चाहिए। तो इस केस में आप जो भी वैल्यू लिखेंगे EMF का, उसको E0 करके लिखेंगे, जहाँ पर नॉट ये सिग्निफाई करता है कि हाँ ये एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी जा रही है। तो उस केस में आप जब भी E0 लिखेंगे, E0 क्या लिखेंगे आप E0 की वैल्यू हमेशा लिखेंगे, चाहे इलेक्ट्रोड कोई भी हो ना, चाहे इलेक्ट्रोड कोई भी हो, चाहे वो एनोड हो
चाहे वो कैथोड हो, आपको दोनों का क्या लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। बात समझ में आ रही है? एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा आपको पता है, और कैथोड का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है। तो एक लाइन लिखिए बस, एज पर इंटरनेशनल कन्वेंशन, एज पर इंटरनेशनल कन्वेंशन all the electrode processes are written as all the electrode processes are written as reductions, are written as reductions। हो गया, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझिए, ई नॉट शेल का आप कैसे लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए दो हाफ सेल को जोड़ा गया है तो जिस हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल, अगर दो अलग अलग हाफ सेल को जोड़ा गया, एक जिंक और एक कॉपर वाला, तो जिंक वाले का अलग से आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिखेंगे क्योंकि उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर वाले का अलग से आप रिडक्शन पोटेंशियल लिखते क्योंकि उस पर रिडक्शन हो रहा होता है। पास में अरे लिखते तो ऐसे ही है ना, आप किसी भी गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, एनोड का ऑक्सीडेशन लिख दो और कैथोड का, अब इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे दोनों को, लेकिन लिखते तो ऐसे ही एनोड का ऑक्सीडेशन और कैथोड का रिडक्शन। तो एनोड जिंक का है अगर, तो जिंक हाफ सेल जो बना हुआ है उसका आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकाले होंगे, हाइड्रोजन के साथ अटैच करके, और इस कैथोड वाले का भी कैसे निकाले होंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के साथ अटैच करके। दोनों का अगर आपको पता है, अरे समझो जिंक ऑक्सीडेशन करेगा जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ोगे, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ोगे तो उस केस में जो जिंक वाला हाफ सेल है वो ऑक्सीडेशन ही करेगा ना, और जब कॉपर को आप जोड़ेंगे हाइड्रोजन वाले के साथ तो कॉपर रिडक्शन ही करेगा। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है, कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है, मान लो ये कॉपर वाले का है, और जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको पता है। इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये सेल का है, इन दोनों जिंक और कॉपर वाले को मिला के जो सेल बना, इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर लेफ्ट वाले का पोटेंशियल और राइट वाले का पोटेंशियल। सही बात है क्या? इसको लिखा बस ऐसे ही दर्शाने का तरीका है, आपको बस बता दे रहे हैं, लेकिन सही बात क्या होती है, इसमें अगर आप शेल का निकाल रहे हैं तो एनोड वाले का आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उठा लें, स्टैंडर्ड केस में है तो वहाँ पे नॉट लगा दो, और कैथोड वाले का आप रिडक्शन पोटेंशियल उठा लें। बात समझ आ रही है? और अगर इसको रिडक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो स्टैंडर्ड केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे किसका, कैथोड का, क्योंकि वो पॉजिटिव होता है, और माइनस रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का, क्योंकि वो नेगेटिव होता है। ये बात आपको लिखाई गई पहले, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप सिर्फ इसको लिखें और फिर इसको लिखें, ये दोनों बातें लिखें, सिर्फ पहला इक्वेशन और लास्ट वाला इक्वेशन। तुम सेकंड वाला भी लिखना चाहो तो लिख लेना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे फॉर्मूले एक ही चीज़ हैं, ये अगर तुमको सिर्फ लास्ट वाला आया तो तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सारे फॉर्मूले हैं एक ही चीज़। हो गया? चलिए नीचे एक नोट लिखिए, नीचे आप एक नोट लिखिए, लिखिए अकॉर्डिंग टू IUPAC, अकॉर्डिंग टू IUPAC, कॉमा लगाइए, the standard electrode potential, the standard electrode potential is also known as standard reduction potential,
ठीक है जी। एक इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। एक इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। आईयूपीएससी बोलती है कि आप उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखिए। एक इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आईयूपीएससी कहती है कि उसको आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखिए। तो अगर आप जिंक इलेक्ट्रोड उठाते हैं तो जिंक का तो रिडक्शन हो नहीं रहा, जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, तो उसका जो भी पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को आप जब रिडक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो वो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये आईयूपीएससी का कन्वेंशन है। ये एसआरपी बराबर एससीपी होता है, एसआरपी शॉर्ट में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अब क्योंकि आईयूपीएससी बोलती है कि सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो आपके हो रहे हैं, मतलब इस गैल्वेनिक सेल के अंदर जितने भी प्रोसेस है वो सारे के सारे को रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है। अगर सबको रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है और जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है उसको भी रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है, तो इसका मतलब कि आपको जो डेटा देखना है, आपको जो डेटा समझना है, वो सारा का सारा डेटा रिडक्शन के फॉर्म में ही समझना है। इसीलिए आपके एनसीईआरटी में जो भी एक सीरीज दे रखी होती है वो सीरीज असल में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज होती है। बात समझ आ रही क्या? ठीक है, देखिए जो आपके एनसीईआरटी में वो शायद मेरे सामने भी है, आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं कुछ चीज़ें। देखो F2 है फ्लोरीन और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये बना रहा है 2F माइनस आयन। फ्लोरीन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये बना है 2F माइनस आयन। इसका हम यहाँ पर इसका आरपी लिख रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखेंगे ना, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अब चर्चा नहीं करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही लेकर के सवाल में चलेंगे। अगर सवाल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा तो आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, माइनस का चिन्ह लगा करके। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आप सवाल को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अगर ये F2 है फ्लोरीन गैस, तो पहली बात तो ये कि देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल की जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये चर्चा करनी है आपको। तो अगर फ्लोरीन है और वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फ्लोरीन माइनस बना रहा है, तो पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि नहीं ले सकता। पहली बात तो ये, तो फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन बियर कर सकता है। अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये आयन बना। क्या फ्लोरीन अपने से इलेक्ट्रॉन लिया होगा या आपको फ्लोरीन को एनर्जी देनी पड़ी होगी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए? फ्लोरीन अपने आप ले लेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैक्सिमम है इसकी। ये नहीं लेगा तो कौन लेगा? ये इलेक्ट्रॉन अपने आप ले लेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने आप लिया तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ, और अगर ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो एक बात तो ये होगी, ठीक है सर एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज गुड। रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, क्या फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है अपने आप? आप इसका रिडक्शन करवा नहीं रहे, इसका रिडक्शन अपने आप हो रहा है ना। अरे चार्ज 0 से माइनस में घट गया, तो इसका जो भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बात में आ रही है? एक और दिया हुआ है, ये देखो, थोड़ा समझना मेरे बात को ध्यान से, क्योंकि उस सीरीज में आपको कुछ मेटल्स भी दिखाई देंगे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव दिया होगा। मेटल रिडक्शन करता है क्या? नहीं करता। देखो देखो देखो, ये तुमको बात समझ आ रही है? कॉपर +3 एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर प्लस, अरे सॉरी यार क्या है ये, कोबाल्ट, हाँ कोबाल्ट +3 एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कोबाल्ट +2 चला गया, ये रिडक्शन किया। इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव ही उसमें आपके सीरीज में दिया हुआ है। आप इस बात को समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और रिडक्शन हो रहा है। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों होगा? क्योंकि कॉपर के ऊपर चार्ज था +3। हाँ यार कोबाल्ट, ध्यान से पता नहीं क्या कॉपर कोबाल्ट के ऊपर चार्ज था +3, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बन गया +2 में। ठीक है, तो चार्ज तो अभी भी उसके ऊपर पॉजिटिव है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये दिखाई देना चाहिए कि इससे ये ज़्यादा स्टेबल है। कोबाल्ट +3 से ज़्यादा स्टेबल कोबाल्ट अपने आप को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में फील करता है। इसीलिए इसका रिडक्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और अपने आप हो जाएगा। आप जब एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहाँ पर आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ेंगे और आप ये भी देखेंगे कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये कब शो करता है, वो कब शो करता है, और दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है जी, तो वहाँ पर इसी क्लैरिटी मिलेगी। हम यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं कि आप ये बात मन में लेके मत बैठ जाइएगा कि सर जहाँ मेटल दिखा
मेटल का अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सर मेटल का तो रिडक्शन होता ही नहीं है, मेटल का तो ऑक्सीडेशन होता है। जनरली मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। आपको क्या समझना है कि मेटल का रिडक्शन कैसे हो रहा है। देखो मेटल का रिडक्शन ऐसा नहीं हो सकता है। ये मेटल अगर अपने फ्री स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के M- जनरली नहीं बनाता है, ये नहीं पॉसिबल होता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लेके Na- नहीं बनाएगा ना। अरे सोडाइड कभी सुने हो? नहीं सुने ना सोडाइड। तो मैग्नाइट कभी सुने हो? नहीं सुने हो। Ide मतलब नेगेटिव है। क्लोराइड जानते हैं, फ्लोराइड जानते हैं आप, ब्रोमाइड जानते हैं आप हाइड्राइड भी जानते हैं H- ऑर्गेनिक में, लेकिन आप ऐसा नहीं जानते, आप लिथियाइड नहीं जानते, आप सोडाइड नहीं जानते हैं, ठीक है, मैग्नाइट नहीं जानते हैं, एल्यूमिनाइड नहीं जानते हैं आप। अरे नहीं समझते सब बात से मेरी कि कितना वियर्ड नेम लग रहा है ये। इसका मतलब ये लोग कभी बनाते ही नहीं है। अगर बनाते होते तो Al- बनता, तो आपको पता एल्यूमिनाइड, ठीक है जी। इसीलिए नाम जरूरी है। आप जो नाम कभी ना कभी लाइफ में सुनोगे वो नाम आपको क्लोराइड सुने हो, ब्रोमाइड सुने हो, मतलब पूरा हैलाइड ही तो होता है, पूरा का पूरा हैलाइड हो जाता है, बस मेरी का। तो इसी प्रकार कार्बाइड जानते हैं आप, कार्बाइड सुना है आप ना। कार्बन आयन आप जानते हैं ना, कार्बन आयन, कार्बन का एनायन माइनस ले लेता है कार्बन समटाइम्स ना, वेरी वेरी अनस्टेबल लेके लेता है। हाइड्रोजन लेता है तो उसका नाम आप हाइड्राइड जानते ही हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग आप पढ़े हुए हैं। तो वही बात हम कह रहे हैं कि मेटल ऐसे मेटलाइड नहीं बना सकता, नॉन मेटलाइड बनता है। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? नॉन मेटलाइड्स आर देयर, मेटलाइड नहीं होता है। तो ये यहां पर ये समझ नहीं सकता। अगर ये होगा तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी का हेर फेर करना पड़ेगा ऐसा करने में, तब जाकर के ये गेम हो पाएगा। तो मेटल इस स्टेट में, अगर फ्री स्टेट में, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली मेटल होता है, तो वो क्या करना प्रेफर करेगा? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? वो ऑक्सीडेशन करना प्रेफर करेगा। तो उस केस में अपने आप इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका क्या पॉजिटिव हो जाएगा? OP। इसका OP पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका RP नेगेटिव होगा। तो आप ऐसे ध्यान मत रखेंगे कि सर मेटल का RP हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि यहां पर ये मेटल ही है, इसका रिडक्शन हुआ है और पॉजिटिव है। आप थोड़ा चार्ज पर जाएं, ठीक है। अरे हो ना, रिडक्शन दोनों केस में हो रहा है। एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है जो कि आपको समझना जरूरी है। ये समझो, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर ये अपने से होगा क्या। तो ये अपने से होगा, ये अपने से 100% होगा। आप समझिए मेरी बात को। यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, -1 पेरोक्साइड बन रहा है, और यहां पर -2। आपको पता करना होगा, अरे यार देखो इधर का प्राइमरी कंपाउंड यही है, इधर का प्राइमरी कंपाउंड, ये कोई कंपाउंड थोड़े, ये प्रोटॉन है, समझ रहे ना आप। इसको H+ मत देखो। अब हम कितनी बार बोल चुके हैं, आप H+ को हाइड्रोजन मत समझा करिए, वो एक प्रोटॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन है। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दीज आर नॉट इवन एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स भी नहीं है, तो इनको छोड़ दीजिए ना। ये एक कंपाउंड, ये एक कंपाउंड, दोनों कंपाउंड में कौन ज्यादा स्टेबल है? देखो हाइड्रोजन तो यहां पर भी +1 में है, और हाइड्रोजन यहां पर भी +1 में ही है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करेंगे, अगर आपको याद आए तो आपको ये बात पता होगा कि ऑक्सीजन में ये वाली चीज ना ज्यादा स्टेबल होती है, फिर ये वाली चीज होती है, फिर ये वाली चीज होती है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता ये। बस मेरी का ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपने अंदर, तो वो अपने हिसाब से खुद को ज्यादा स्टेबल फील करता है। क्या आपको ये समझ आती है? इसीलिए ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। आप रीजन बता सकते हैं मेरे को? O2- ज्यादा स्टेबल क्यों है O1- से या फिर O से? क्योंकि O2- का ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ बॉन्ड ज्यादा होगा, O2- का ऑक्टेट कंप्लीट है। और दुनिया में जितने कारनामे हो रहे हैं वो स्टार्ट कहाँ से हुए थे? यहीं से तो हुए थे कि मेरे को नोबेल गैस बनना है। पास में क्या ऑक्सीजन का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, 2 पहले में गए, 6 इधर आए। ऑक्टेट के लिए 8 होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, O2- बन गया, 8 हो गए, इसीलिए ज़्यादा स्टेबल है। बात समझ आ रही क्या?
तो इस बात को आप समझिए। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, तो इसका मतलब ये प्रोसेस अपने आप हुआ होगा और रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन तो +1 से +1 में गया ना, अरे बोलो, तो ऑक्सीजन का क्या रिडक्शन हो रहा है, तो इसका भी आरपी क्या हो जाएगा। ये थोड़ी समझने वाली बात है, बात सुना रही क्या? तीनों के एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी फेमस एग्जाम्पल, MnO2 ठीक है। ये देखिए यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा ना। देखो ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है और वहाँ भी -2 है ना। ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है और वहाँ भी -2 है, ठीक है। हाइड्रोजन छोड़ो क्योंकि यहाँ तो प्रोटॉन लिया हुआ है, इससे बराबर कर देंगे। हाइड्रोजन छोड़िए आप, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, बैलेंस आपको करने आता है, क्लास 11 में आप सीखे हुए हैं। यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन रेट कितना है? +7 है। 4 ऑक्सीजन के से -8 आता, -8 पे एक माइनस यहाँ दिख रहा है, मतलब 7 माइनस गायब हुआ, तो कौन गायब किया? मैंगनीज +7। और यहाँ पे कितना दिख रहा है? बात में आ रही है, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे कक्षा 12 में ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उस डी ब्लॉक एलिमेंट में आपको 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रिपरेशन पढ़ाया जाएगा, है ना। एल्कालाइन KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7, इन दोनों का जब फॉर्मेशन पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर आप इसकी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ये रिएक्शन क्यों हो रही होती है, कहाँ हो रही होती है, ठीक है। वहाँ पे MnO2 के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैंगनीज का जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और इसका भी RP पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। तो इस रिएक्शन को आप ध्यान रखेंगे, इस रिएक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम उस चैप्टर में जब आप डी ब्लॉक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लिखिए some examples where SRP is positive, where SRP is positive, where SRP is positive। हो गया। आप ये एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स आप करेंगे, बस चारों लिख लो फट से। आपके किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप जाएं उन एग्जाम्पल्स को एक बार स्टडी करें और थोड़ा समझें और देखें कि 0 SRP के ऊपर क्या क्या आ रहा है, नीचे क्या क्या आ रहा है। आज नाग पंचमी है, तुम लोगों से कोई झूला वूला नहीं झूला? झूला झूले यार, झूला झूले बहुत साल हो गया यार, झूला झूले बहुत साल हो गया। एक समय होता था जब झूला झूलने के लिए लोग मार करते थे, झूला डालते थे। फिर समझ में आता है टाइम फ्लाइज। इन रिएक्शंस को बस फट से लिख लीजिए, बाकी अंडरस्टैंडिंग तो आपके ऊपर है। किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा।
हो गया क्या? चलिए, तो इन रिएक्शंस को लिखवाने के पीछे एक मेरी मंशा है। मंशा ये कि देखिए ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तीनों के तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये खुद का रिडक्शन करवा रहा है तगड़े में, तो तुम्हारा क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन करवाएंगे। बस मेरी क्या? तो ये तीनों इस पूरे लिस्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि MnO4- जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, अच्छा कुछ एग्जांपल देखिए जहां पर Rp जो है वो कैसा हो, नेगेटिव। Rp नेगेटिव में देखो कैल्शियम +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? कैल्शियम। ये आयन है, सॉलिड है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किया था? ताकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाएं और बाहर वाले शेल में 8 हो जाएं। सही बात है क्या? तो वो जब Ca+2+ बन गया, वो जब Ca2+ बन गया तो ये किसकी तरह बन गया? आर्गन की तरह बन गया। अरे बन गया ना आर्गन की तरह। लेकिन अगर आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे जबरदस्ती का, तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करना चाहेगा ना, क्योंकि इसका कन्फिग्रेशन खराब होगा फिर। लेकिन आप दे रहे हैं, ये लेना नहीं चाह रहा है, इसका रिड्यूस होने का मन नहीं है, इसका रिड्यूस होने का मन नहीं है। आप इसके रिडक्शन के मन के विपरीत काम कर रहे हैं। सिमिलरली पोटेशियम जो है वो भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि 19 था, 1 लूज करके 18 बना था। ये भी लेना नहीं चाहेगा, इसका भी Rp। और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट लिथियम, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इसको इलेक्ट्रॉन देना। जब ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा ना लिथियम, तो इसको इलेक्ट्रॉन वापस देना बड़ा मुश्किल होता है ना। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट। लिथियम एलिमेंट्स में तो स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो ये तीनों क्या हैं? दीज आर रिड्यूसिंग एलिमेंट, और लिथियम क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप एग्जाम्पल में इनमें से कोई 2 लिख लीजिए, लिथियम लिख लो, बाकी साथ में कोई एक और लिख लो। हो गया? चलिए, कहाँ गया भाई? वापस आते हैं कक्षा 10 की तरफ। क्लास 10 में आप पढ़े थे रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आपको ये बताया गया था कि रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है वो क्लास 12 से बनकर के आती है आपके तरफ सिंप्लीफाइड वर्जन में, जहाँ पर आप ये देख पाते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है। वो चीज़ जो रिएक्टिव होती है ना, उसमें कुछ कुछ कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं, जैसे कि वहाँ पर आयरन भी होता है। ठीक है, अब वो एक, मेरी बात समझो, देखो उसको रिएक्टिविटी सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें रिडक्शन भी हो रहा होता है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है। उसमें रिडक्शन भी हो रहा होता है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है। आपके सामने हम वही रिएक्टिविटी सीरीज लिखने जा रहे हैं ना, जो आपको याद होगी, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। कुछ समझाना चाह रहे हैं उसमें तुमको।
ऐसा ही कुछ कुछ होता है, ठीक है। आपको जो याद होगा, अगर इससे बड़ा याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इससे छोटा याद तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो लिथियम जो होता है, लिथियम कैसे कन्वर्ट होगा, Li प्लस और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। ये इस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ये क्या है, पोटेशियम, ये K प्लस में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। आपको यहाँ पे Na रहेगा, ये जो Na है ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और Na प्लस बनेगा। बेरियम 2 रिलीज करेगा, आपको पता है, बेरियम 2 रिलीज करेगा और 2 प्लस में चला जाएगा। कैल्शियम भी 2 रिलीज करेगा और 2 प्लस में चला जाएगा। और मैग्नीशियम भी Mg+2 बनेगा और 2 रिलीज करेगा, ठीक है। कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन आएगा, उन एलिमेंट्स का आपको ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम कितना रिलीज करता है, 3 छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन। मैंगनीज, मैंगनीज बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपके रिएक्टिविटी सीरीज में जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन दिखाया जाता है वो Mn+2 का दिखाया जाता है, ठीक है जी। तो मैंगनीज को आप Mn+2 में याद रखेंगे आपके सीरीज में, Mn+2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। उसके बाद जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ZnCl2, जनरली आपको इसका पता ही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम 3 प्लस में जाएगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आयरन, अगेन क्रोमियम का भी ध्यान रखें आप, मैग्नीज का भी ध्यान रखें आप। आयरन देखो, आयरन +2 में भी जाता है और +3 में जाता है। यहाँ पर जो आयरन है वो +2 वाला आयरन है। हम ये क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ +2 वाला आयरन है, क्योंकि इसका कंपैरिजन होगा ना बाकी सबसे। अगर ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं तो इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन, आयरन का रिडक्शन होगा। और अगर ये दोनों लिखा है तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इसका ऑक्सीडेशन +2 में होगा या +3 में होगा। तो उसके लिए आपको ये बात थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी कि आयरन का जो ऑक्सीडेशन होगा +2 में होगा, ठीक है जी। उसके बाद ये कैडमियम, ये भी +2, कोबाल्ट +2, निकल +2, इलेक्ट्रॉन सब में लगा देना, 3 +2, लेड +2। आप जानते हैं लेड सल्फाइड, अगर आप नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए, नहीं कंपाउंड बनता है ये 2H+ में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अरे सही बात है ना। कॉपर +2, Hg+2, सिल्वर +1, प्लेटिनम +2 और गोल्ड +3। आपको कुछ कुछ एलिमेंट्स के बारे में, बाकी तो आप जज कर लेंगे। जो एलिमेंट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उन जो ब्लैक वाले से हम दिखाया ना, आपको उनके ऑक्सीडेशन स्टेट इस रिएक्टिविटी सीरीज के साथ याद होने चाहिए कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऑर्डर बनाया जाता है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बनाया जाता है। मैंगनीज आपको पता है +1 +2 +3 सब में जाता है, 7 तक जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर +2 वाला मैंगनीज है कि अगर आप एक कॉपर +3 और मैंगनीज +2 में कंपेयर करेंगे तो मैंगनीज +2 ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है जी। तो आपको इसमें अगर कुछ लिखना है लिख लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपको हम 1 मिनट का समय दे रहे हैं। Al, हाँ Al।
चलिए हेडिंग लगाइए। इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को देख करके आप कैसे पहचानेंगे, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को देख के आप कैसे पहचानेंगे कि जो रिएक्शन है वो किस तरफ अपने आप होगा, किस तरफ अपने आप नहीं होगा। देखिए ये बात आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन कभी कभी सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग दिख रहा होता है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए छोटी छोटी बातें हम लोग लिख लेंगे, जिससे आपके सवाल आसानी से ब्रेक हो जाएंगे। हेडिंग लगाइए, डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी direction of spontaneity from electrode potentials, from electrode potentials। इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स को देख करके आप कैसे स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट करेंगे कि किधर का प्रोसेस अपने आप होगा। हो गया। देखिए इस सवाल का जवाब आप, अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है सवाल में, तो आप उसको देख करके तुरंत बता देंगे कि हाँ रिएक्शन किस तरफ का होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, है ना, वो रिडक्शन करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडेशन करेगा। या फिर आप बोले जिसकी आरपी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो रिडक्शन करेगा, जिसका आरपी कम होगा वो ऑक्सीडेशन करेगा। अगर दो चीज़ें हैं और दोनों का आरपी निगेटिव है, अगर दोनों का आरपी निगेटिव है तो वहां पर भी आप अपनी समझ को यूज करेंगे। जिसका आरपी ज्यादा निगेटिव वो छोटा, जिसका आरपी जैसे मान लो कि एक है -2 वोल्ट और एक है -4 वोल्ट, तो -4 ज्यादा छोटा है या -2 ज्यादा छोटा है? -4 ज्यादा छोटा है। बात में आ रही क्या? तो -4 ज्यादा छोटा है तो रिडक्शन कौन करेगा? इसका आरपी ज्यादा बड़ा होगा, तो -2 वाला रिड्यूस हो जाएगा और -4 वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बात में आ रही क्या? आप दोनों को अगर माइनस देगा, दोनों को ओपी में कन्वर्ट करके समझ जाइए। एक का OP 4, एक का OP 2 आ जाएगा, तो जिसका OP ज़्यादा वो ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है जी, लिखिए वी में नो द आंसर about the spontaneity of the reaction, about the spontaneity of the reaction कॉमा लगाइए। the following procedure can be used to predict the spontaneity। हो गया, 2-3 पॉइंट्स में लिख लेंगे, खत्म हो जाएगा ये। पहला पॉइंट लिखिए कि क्या करना है आपको। पहला पॉइंट लिखिए, राइट द इक्वेशन फॉर हाफ सेल रिएक्शन, राइट द इक्वेशन फॉर हाफ सेल रिएक्शन with more positive E naught, with more positive E naught for reduction, with more positive E naught for reduction at first with its potential, and then write the equation, for the other half reaction, as an oxidation along with its oxidation potential, आपको क्या करना है? आपको पहले लिखना है रिडक्शन वाला रिएक्शन। 2 हाफ शेल अगर दिए रहेंगे एक गैल्वेनिक में,
तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले रिडक्शन वाला लिखना है इक्वेशन और उसके बगल में उसका आरपी लिखना है, फिर उसके नीचे आपको ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखना है, उसके बगल में उसका ओपी लिखना है। ठीक है, आप ओपी कैसे निकालेंगे, अगर टेबल दे रखा है तो आप टेबल, जो टेबल होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, उसको उल्टा पढ़ लेंगे तो वो ओपी हो जाएगा। बस में रहेगा उसका, अरे सीधा पढ़ोगे आरपी, उल्टा पढ़ोगे ओपी हो जाएगा। बस में रहेगा। ठीक, तो आप रिडक्शन का इक्वेशन लिखेंगे, उसके बगल में उसका आरपी लिखेंगे, ऑक्सीडेशन का लिखेंगे, उसके बगल में उसका ओपी लिखेंगे, फिर नीचे लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, अगले पॉइंट में लिखिए, अगले पॉइंट में लिखिए बैलेंस द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, balance the electron transfer in both the reactions, balance the electron transfer in both the reactions by multiplying with suitable numbers, अच्छा फुल स्टॉप लगाओ, ब्रैकेट में लिखो, द नंबर मस्ट नॉट बी मल्टीप्लाइड, द नंबर मस्ट नॉट बी मल्टीप्लाइड विथ द रिस्पेक्टिव पोटेंशियल वैल्यू, विथ द रिस्पेक्टिव पोटेंशियल वैल्यू, विथ द रिस्पेक्टिव पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है, इस बात का मतलब समझो, इस बात का मतलब समझो। जैसे कि देखो, मान लो एक रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन में मान लीजिए H+ है 2 ठो, पहले रिएक्शन लिखते हैं, H+ है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 बना रहा है। ठीक है, और एक रिएक्शन है जहाँ पर आपका Cl है माइनस, ये क्या करेगा, Cl2 बनाएगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, अच्छा मान लो, अच्छा इसका तो 0 होता है, आपको पता है ना 0 वोल्ट होता है। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन है ऑक्सीडेशन, पहला इक्वेशन रिडक्शन है ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है क्योंकि चार्ज प्लस से 0 में जा रहा है। तो जो आपको पता है पहले रिडक्शन रिएक्शन लिखता है और ये उसका आरपी हो गया, तो इसका आरपी तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिखो 0 आना है। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन है तो इसका ओपी लिखोगे, ऑक्सीडेशन है तो आप इसका ओपी लिखेंगे। और अगर ऑक्सीडेशन का ओपी लिख रहे हैं, मान लीजिए इसका आंसर मतलब ये है 1.1 वोल्ट, लेट से मान लीजिए 1.1 वोल्ट है। अभी क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बराबर करनी है, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बराबर करनी है। इस केस में तो बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले रिएक्शन बैलेंस लिखो। तुम रिएक्शन बैलेंस लिखने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मान लो कोई बच्चा रिएक्शन ऐसे लिखा कि पहला रिएक्शन तो बैलेंस लिख दिया, लेकिन दूसरा रिएक्शन ऐसे कुछ लिख दिया, पहला रिएक्शन तो वो बैलेंस लिख दिया, दूसरा रिएक्शन कुछ इस प्रकार से लिखा है अगर वो बच्चा, तो उसको दिखेगा ना कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेबल है, जो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पर इसका ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के जो ट्रांसफर हो रहा है उसको बराबर करना पड़ेगा। उसको बराबर करने के लिए वो बच्चा सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेगा। सवाल में एक रिएक्शन ये दिया था, एक रिएक्शन ये दिया था और इस तरीके से आरपीओपी दिया हुआ था। आप सब कुछ ऐसे अरेंज करके लिख दिए, बच्चे को लगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो हम आपको अभी सिर्फ इतना बताए हैं और आपको अभी सिर्फ इतना ही समझा भी रहे हैं कि अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहां पर, तो इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई मत करिएगा। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा केस जनरेट होगा जहां पर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। आप ऊपर वाले में 2 से गुणा करेंगे, नीचे वाले में 3 से गुणा करेंगे बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। बात समझ आ रही है? AlCl3 का एग्जांपल लेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि आप ऐसा ना करें कि पोटेंशियल मल्टीप्लाई करें। पोटेंशियल में मतलब वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखी हो ना, ये हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ये क्लोरीन हाफ सेल अगर बना होता तो ये उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करने के लिए आप जिस भी नंबर से गुणा करेंगे उस नंबर का गुणा आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में नहीं करेंगे। और इसका सही आंसर पता है क्या होता है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है?
जो मास से इंडिपेंडेंट हो, मतलब मास पे डिपेंड ना करे, सही बात, मास पे डिपेंड ना करे, मतलब कि आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मास कितना भी लीजिए, उससे मतलब नहीं है। आप अगर उसको हाइड्रोजन गैस, मतलब मान लो जिंक ले लिए, जिंक वाला चीज, और जिंक वाला इलेक्ट्रोड, जिंक का हाफ सेल अगर तुम कनेक्ट कर दिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, तो चाहे तुम जिंक की बहुत मोटी सी रॉड लो, चाहे पतली सी रॉड लो, चाहे तुम सॉल्यूशन 10 किलो 20 किलो 40 किलो लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हर केस में वोल्ट मीटर कितना कांटा दिखाएगा, जितना जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ही दिखाएगा। मतलब किससे होता है? सॉल्यूशन के मास से नहीं, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन से। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, मास से मतलब नहीं होता है। तो आप मास 1 किलो ले, 2 किलो ले, 4 किलो ले, कॉन्सेंट्रेशन उतना ही रहेगा। बस मेरी क्या, आप अगर बड़े से बर्तन में शरबत घोर दें, आप अपने घर 1 गिलास शरबत ले जाएं उसमें से निकाल करके, बस मेरी क्या, चाहे पूरा 1 डिब्बा शरबत ले जाएं, चाहे 1 चम्मच शरबत ले जाएं, सब शरबत बराबर ही मीठा टेस्ट करेगा अगर वो पूरा अच्छे से मिला हुआ है तो चीनी का कॉन्सेंट्रेशन मास पे डिपेंड नहीं करेगा उस केस में। इसी प्रकार से यहां पर जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि 1 मोलर का मतलब होता है 1 यूनिट वॉल्यूम में 1 मोल आयन रहना चाहिए। बस फिर कितना भी यूनिट वॉल्यूम, जितना यूनिट वॉल्यूम, बस मेरी का मतलब 1 मोल आयन में, अरे समझ लो ना 1 मोलर का मतलब क्या होता है? 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल पर यूनिट वॉल्यूम, सही बात है ना, यही होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि, तो इतना समझ में आ रहा है? तो नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, तुम क्या लिखे हो जरा हमको बताओ तो, लास्ट में मल्टीप्लाई नहीं करते, ये लिखियो ना। हाँ, दिस इज बिकॉज ये एक सवाल है नीट का, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज बिकॉज, ये हाईलाइट होगा आगे चल के, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, केमिस्ट्री के ही पूछा जाएगा कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी होती है सर, बताइए आप? मोलर हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? मोलर हीट कैपेसिटी, चलो ठीक है, सवाल और सरल करते हैं तुम्हारे लिए सरल भाषा में। मोलर हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करती है या नहीं करती, हम ये पूछ रहे हैं। मोलर हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंड करती है या नहीं करती है? करती है, अच्छा नहीं करती है। प्राची बताओ। नहीं करती है, क्यों नहीं करती है? हाँ, मतलब बेसिकली वो 1 मोल के लिए डिफाइंड होता है ना, वो एक लाइन में अगर आंसर बोला जाए तो वो 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, इससे मास का कोई लेना नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सुने हो क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी होती है महिमा? इंटेंसिव होती है, क्यों? 1 ग्राम में डिफाइन होती है ना, क्योंकि वो 1 ग्राम पे डिफाइन होता है, और जो चीज़ 1 ग्राम पे डिफाइन ऑलरेडी कर दिया गया है, आप उसको 1000 किलो ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा ना। रंग की तरह है, रंग की तरह। तुमको पता है हम बार बार रंग का नाम से लेते हैं क्योंकि हमको रंग से बहुत तगड़ा समझ में आता है ये। आप कितना भी किलो ले लीजिए ना वो चीज़, आप चीनी 1 ग्राम लीजिए चाहे 1000 किलो ले लीजिए ना, चीनी सफ़ेद ही दिखेगा आपको। लाल कपड़ा का मतलब लाल कपड़ा, लाल कपड़ा का मतलब लाल कपड़ा। अब चाहे वो लाल कपड़ा 1 ग्राम हो, चाहे वो लाल कपड़ा 1000 किलो हो, वो क्या होगा? लाल कपड़ा होगा, ठीक है। हाँ चलिए, मतलब सबकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको जिसे समझ में आए बस आपको आना चाहिए, मेरे को इस बात से मतलब है। चलिए अगला, इस बात को हाईलाइट कर लो पूरा और अगला पॉइंट लिखो। अभी जो लिखे इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाली बात उसको हाईलाइट करो, अगला पॉइंट लिखो। तो अभी तक आप कहाँ पहुंचे? आप क्या किए? आप रिडक्शन रिएक्शन को लिखे, उसका आरपी लिखे, ऑक्सीडेशन को लिखे, उसका ओपी लिखे, ठीक है। फिर ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन, जो भी ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन ना, उसको आप बैलेंस किए, और उस नंबर का गुणा इसमें नहीं किए हैं, नहीं करना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखिए ऐड द ADD, ऐड वाला, ऐड द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस, ऐड द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस
also add the corresponding reduction and oxidation potentials, the corresponding reduction and oxidation potential, also add the reduction and oxidation potentials हो गया, फुल स्टॉप लगाइए। This added value of potentials, this added value of potentials, दोनों पोटेंशियल को जोड़ के जो एडेड वैल्यू आई है, is the E naught shell, is the E naught shell, is the E naught shell। बस मेरी क्या, आप जब इन दोनों को जोड़ देंगे, आरपी किसका ऐड किए, रिडक्शन वाले का जिसका हो रहा था, और ओपी किसका ऐड किए, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, और इससे क्या मिला आपको, ई नॉट सेल मिला। ठीक है, इज द ई नॉट सेल। फुल स्टॉप लगाइए। अगला पॉइंट लिखिए, इफ ई नॉट सेल इज पॉजिटिव, if E naught shell is positive, if E naught shell is positive, the reaction is product favored, the reaction is product favored, the reaction is product favored, that is spontaneous। प्रोडक्ट फेवर्ड का मतलब क्या है, रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, है ना, अपने आप हो जाएगा। Whereas if it is negative, the reaction is reactant favored, whereas if it is negative, the reaction is reactant favored, that is non-spontaneous, हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप मेरी बात को समझिए। कॉपर 2+, अगर ये एक्वस है 1 मोलर, और अगर ये जा रहा है कॉपर सॉलिड में, ठीक है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका आरपी दिया हुआ है, 0.34 वोल्ट, ठीक है। और अगर जिंक है सॉलिड में, ये जा रहा है Zn+2 एक्वस 1 मोलर, ठीक है। इसका ओपी हुआ ना -0.76। एक बार हम डेटा चेक कर ले भैया। होना तो प्लस ही चाहिए यार, होना तो प्लस ही चाहिए। हाँ ठीक है, प्लस चलिए, प्लस 0.76 वोल्ट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इसका ई नॉट शेल निकालना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सरल सा एग्जाम्पल है, लेकिन आप कर लीजिए। आप क्या करेंगे, आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर देंगे ना, प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा होगा तो आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। आप दोनों रिएक्शन ऐड कर देंगे। आप जब दोनों रिएक्शन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वाले चीज़ को कैंसिल कर देंगे। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, कॉपर 2+ एक्वस प्लस Zn सॉलिड, तीर बना करके Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, यही होगा ना। और आप जब ई नॉट सेल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ना होता है आरपी ओपी को, कितना आ रहा है 7 3 10 11 1.1 वोल्ट।
है ना 1.1, अच्छा ओ ये डायनियल सेल है, सॉरी ये अपना डायनियल सेल है, ठीक है। तो ये एक आप इसको लिखना चाहे लिखना, नहीं कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लिखना, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, बस क्योंकि अभी सवाल तो बहुत सारे भर भर के आएंगे ना, सवाल बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपको काम करना है। हो गया? आगे बढ़े, चलिए हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ of the cell, calculation of EMF of the cell using standard potentials, using standard potentials. हो गया? चलिए अब एक सवाल का उत्तर दीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आप पढ़ते हैं, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मतलब बेसिकली जो स्टैंडर्ड रिडक्शन सीरीज होती है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज होती है, उस सीरीज में जो भी स्पेसीज ऊपर लिखी होती है, हमको एक गैल्वेनिक सेल बनाना है, उस गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो जो भी स्पेसीज ऊपर लिखी हुई है उसको कैथोड में यूज़ करेंगे या एनोड में यूज़ करेंगे, बताइए। जो भी स्पेसीज ऊपर लिखी होती है उसको कैथोड में यूज़ करेंगे, एनोड में यूज़ करेंगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए। सोचिए और बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, नहीं वो वाली सीरीज ना, वाली उसमें तो बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है ना, जो बड़ा वाला इलेक्ट्रोकेमिकल उसमें बहुत सारी चीज़ लिखा होता है। बताइए, कैथोड में, कैथोड ना बोल रही हो क्यों? जो आए एनोड यूज़ करेंगे। जो ऊपर लिखा है उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या तुम पक्का हो कि जो ऊपर लिखा है उसका रिडक्शन होगा? सोचो सोचो सोचो। एनोड पे होगा, क्यों? ऊपर वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। और अगर जो तुम्हारे एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज लिखी हुई है उसमें अगर ऊपर वाले चीज को हमको यूज करना हो तो हाँ जी, तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। आप जो सीरीज याद करते हैं ना, एलआई वाला जो सीरीज याद करते हैं क्लास 10th वाला, अरे वो तो क्लियर भी की थी ना। सुनो,
तुमको समझ में आ रहा है क्या हुआ था ना? है अरे मतलब अगर एनसीईआरटी वाले के साथ समझ में आ रहा है तुमको क्या करेंगे? हाँ बस ठीक है, समझ में आना चाहिए ऐसे भी ना। आपके एनसीईआरटी में जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज दे रखी है, उस सीरीज में अगर ऊपर की स्पेसीज आप देखेंगे तो ऊपर की स्पेसीज जो होती है उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है या लो होता है? उनका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है? ऊपर की जो स्पेसीज है वो क्या परफॉर्म करेंगे? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? वो रिडक्शन परफॉर्म करेंगी। आपके एनसीईआरटी में जो सीरीज है, आपके एनसीईआरटी में जो सीरीज है उनमें जो ऊपर की, अरे फ्लोरीन था, फ्लोरीन था, H2O2 था, अभी वही तो लिखवाया वही सीरीज से उठा करके। तो वो क्या करेंगे? रिड्यूस होना चाहेंगे ना। तो रिडक्शन कहाँ हो रहा होता है? कैथोड पर हो रहा होता है ना। तो उनका आप क्या बना लेंगे? कैथोड। वो आराम से कैथोड बन जाएंगे और उस सीरीज में जो नीचे चीजें लाई करती हैं वो आराम से एनोड बन जाएंगी, क्योंकि जो नीचे आते हैं, जो नीचे आते हैं, अच्छा बताओ ऊपर वाले का आरपी ज्यादा होगा या नीचे वाले का आरपी ज्यादा होगा? ऊपर वाले का आरपी ज्यादा होगा ना, क्योंकि अभी अभी आप देखें कि लिथियम का -3 पॉइंट समथिंग था आरपी, वो बहुत कम हो गया ना। अरे समझ में आ रहा है क्या? बीच में हाइड्रोजन आएगा उसका 0 होगा, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, ठीक है जी। तो जो चीज़ें ऊपर हैं उनका आरपी हाई है, इसका मतलब वो रिड्यूस हो जाएंगी, इसका मतलब उनको आप कैथोड में यूज़ करेंगे। जो भी चीज़ें आराम से रिड्यूस हो जाएंगी उनको कैथोड पे यूज़ कर लेंगे, क्योंकि कैथोड पर क्या हो रहा होता है? रिडक्शन। और आपके एनसीईआरटी वाले सीरीज के हिसाब से देखो, उसी को अगर तुम उल्टा लिख दोगे तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की सीरीज बन जाएगी। बात समझ आ रहेगा? तो आप उस सीरीज को ऐसे आप लिखोगे ना, आप दिमाग ना लगाए, आप उसको उल्टा सीधा ना लिखें, आप लिख कैसे भी सकते हैं, लेकिन आप उसको वैसे ही ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि अगर आप वैसे ध्यान रखेंगे तो, क्योंकि हर जगह दुनिया में आपको सीरीज वैसे देखने को मिलेगी, तो आप उसको वैसे ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। एक नोट लिखिए, एक नोट लिखिए। क्या हेडिंग पढ़ा है? हाँ तो ठीक है, तो डायरेक्ट लिखो, फिर उसी में डायरेक्ट लिखो बिना नोट डाले। लिखो द स्पेसीज higher, the species higher in the electrochemical series, the species higher in the electrochemical series becomes the cathode of the galvanic cell, becomes the cathode of the galvanic cell more readily समझते हैं आप ना आसानी से, more readily as compared to the species lower, as compared to species lower, which becomes anode, हो गया। तो अभी जितने भी सवाल आएंगे आपके, वो सारे के सारे सवाल इजी बनाएंगे। आरपी के फॉर्म में यूज करेंगे ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, कैथोड का पॉजिटिव होता है और एनोड का नेगेटिव होता है, ठीक है। आप इसी फॉर्मूले का यूज करके सवाल लगा पाएंगे ना, इसी फॉर्मूले का, बस एक ही फॉर्मूला ध्यान ही रखो, अभी इसी का यूज करके सवाल लगा पाएंगे, ठीक है जी। एक सवाल लिखेंगे हम लोग, सवाल लिखे, ये फॉर्मूला लिख लो, हेडिंग के अंदर ये फॉर्मूला लिख लो, खत्म करो बात। कैलकुलेशन का मतलब बेसिकली आपको सारी चीज़ें पढ़ाई दी गई हैं, कुछ बचा ही नहीं इसमें। लिखिए, for a galvanic cell for a galvanic cell for a galvanic cell for a galvanic cell
the standard reduction potential of aluminium, the standard reduction potential of aluminium for half cell, अब एनोड हाफ सेल या कैथोड हाफ सेल ये आप खुद से पता करेंगे, फॉर हाफ सेल इज -1.66 वोल्ट, इज -1.66 वोल्ट। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Al+3 लिख लेना इसको और Al लिख लेना, ठीक है। कि एल्यूमिनियम हम बोले इसलिए नहीं क्योंकि एल्यूमिनियम +3 में जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है ना, ये रिडक्शन हो रहा है ना, तो इसका दे रखा है -1.6, कितना दे रखा है 1.66 ना, ठीक है। एंड that of iron for another half cell, is -0.41, is -0.41 वोल्ट। हाँ जी, आयरन का आप सिंबल यहाँ देख लीजिए, आयरन 2+ से आयरन में जा रहा है, ठीक है। आपको याद होगा उस सीरीज में 2+ लिखा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले जो हम लिखवाए थे, ठीक है। कैलकुलेट द EMF, कॉमा लगाइए, ऑल्सो राइट द सेल रिएक्शन, कैलकुलेट द EMF, ऑल्सो राइट द सेल रिएक्शन। आप सोचिए समझिए और आराम से लगाइए, आपको हम 2 मिनट भरपूर दे रहे हैं। आज खुशी बघेल गायब है, आराम से लगाइए अब सवाल को। इसी सवाल को लगाने के लिए तुमको एक प्रोसेस बताया गया है, ठीक है। पहले रिडक्शन का लिखो फिर ऑक्सीडेशन का। तुमको यहां समझना ये कि किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा। देखो, अगर तुमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हल्का सा भी आइडिया है या फिर जो तुमको याद है क्लास 10 वाला उसका भी आइडिया है, तो बस आप उस सीरीज में देख ले, जो ऊपर लाई करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा 10th वाले सीरीज से। ऐसे एलिमेंट देख के तुम समझ जाओगे यार। वन 1.25 वोल्ट। अच्छा, रिएक्शन लिखो, सेल रिएक्शन लिख दियो, क्या लिखो बोलो। अरे भैया वो सेल रिएक्शन नहीं होता, वो हाफ सेल रिएक्शन बता रहे हो, सेल रिएक्शन बताओ पूरा। सेल रिएक्शन बताने से पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करना पड़ता है। कितना आ रहा है सेल रिएक्शन? अरे वो 1.25 वोल्ट। अच्छा, सेल रिएक्शन बोलो। 2Al। अच्छा, देखो किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा ये पहचाने के बहुत सारे तरीके हैं ना। आप देख लीजिए, जिसका आरपी ज़्यादा है, थोड़ा निगेटिव वाले में कंफ्यूजन होता है, लेकिन ध्यान से, जिसका आरपी ज़्यादा है वो रिडक्शन होगा, दूसरे वाले का उलट दो, माइनस चिन्ह लगा दो, उसका ओपी हो जाएगा।
चलिए आइए लगाते हैं। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना, बहुत सरल सवाल है। देखो ये दोनों आरपी दे रखा है ना, ये दोनों आरपी दे रखा है, आरपी। आपको रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखने के लिए पहले समझना पड़ेगा किसका रिडक्शन होगा। जिसका आरपी ज़्यादा उसका होगा। इन दोनों में से ज़्यादा वैल्यू कौन सी है? ये वाली है ऑब्वियसली, है ना। अरे जो कम नेगेटिव ज़्यादा होता है तो मतलब आयरन का रिडक्शन हो रहा है, तो आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऐसे लिख दें, Fe2+ है ना, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट लिख दीजिए, और ये कितना बनाएगा? Fe में जाएगा, Fe सॉलिड बना लेगा ये, ठीक है। तो इसका आरपी लिख दीजिए आप -0.41, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, इसका आरपी ये दिया हुआ है, इसका ओपी क्या हो जाएगा? इसी का निगेटिव, मतलब माइनस ऑफ -1.66 मतलब +1.66। बस मेरी का अगर आरपी माइनस है तो ओपी पॉजिटिव हो जाएगा, सही बात है। तो आप इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए उल्टा लिखना पड़ेगा आपको। Al3+ से Al में जा रहा था, ये तो हो गया इसका रिडक्शन, उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो आप क्या लिखेंगे? Al गिव्स, ये सॉलिड होगा Al+3 में जाएगा और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इसका ओपी कितना हो जाएगा? पॉजिटिव का 1.66 वोल्ट, ये सब वोल्ट में, ठीक है। सेल रिएक्शन लिखने के लिए आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करने के लिए नीचे 3 ऊपर 2 है, तो आप पूरे इक्वेशन में किससे गुणा कर दीजिए? 3 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ पर 2 से। जब भी आपको 6 का फैक्टर निकालना हो तो आप यही काम करेंगे, दोनों को 6 से बना दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 3Fe2+ और 2Al सॉलिड में, ये एक्वस में जाएगा ऑब्वियसली। इलेक्ट्रॉन 6 तो इधर और 6 इधर का कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 कट जाएगा। गिव्स कितना Fe? 3Fe सॉलिड और प्लस कितना Al? 2Al 3+ एक्वस। ये हो गया सेल रिएक्शन। और अगर आप E0 सेल निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? Rp+OP कर दीजिए, क्योंकि आप Rp ऑब्वियसली किसका लिखे हैं? जहां पर Rp होता है कैथोड का लिखे आप। Rp ये तो कैथोड ही है ना, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। Rp आप कैथोड का लिखे हैं, और OP आप किसका लिखे हैं? एनोड का लिखे हैं। तो Rp कितना है? -0.41 और OP +1.66, है ना जी। 6 में से 1 गया, 5 बचेगा, 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, और पॉइंट 1 में 0 गया, 0, ठीक, 1 प्लस में आ गया इतना वोल्ट। E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस, मतलब ये आपको देगा, इतना पोटेंशियल आपको प्रोवाइड करेगा वो। तो सिंस दिस इज पॉजिटिव, इसीलिए रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। इतनी बातें आप आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। अरे क्वेश्चन को तुम आंसर निकाल सकते हो भाई, ये कैसे? क्वेश्चन को देखे तो हम तो बोले तो कि जरूरी थोड़े कि तुम इसी को देख करके लिखो, एकदम अंदाजा लगा सकते हो। समझो मेरे बात को। क्या क्या दिया हुआ है? एल्यूमिनियम और आयरन दिया हुआ है। कक्षा 10 वाली सीरीज जो होती है वो असल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की सीरीज होती है, कि उसमें ऊपर मेटल्स होते हैं। तो आयरन और एल्यूमिनियम है, ज़्यादा अच्छा मेटल कौन? जो ऊपर आएगा। ऊपर कौन आएगा? एल्यूमिनियम आता है। अगर आपको याद होगा तो ऊपर एल्यूमिनियम आएगा, तो ज़्यादा अच्छा मेटल एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। अरे ऐसा ही है ना। तो एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो आप एल्यूमिनियम का कौन सा पोटेंशियल यूज़ करेंगे? ओपी। और नीचे आयरन आता है उसमें, तो आयरन का कौन सा यूज़ करेंगे? आरपी यूज़ करेंगे। वहाँ से भी आ जाएगा आंसर। और आपके एनसीईआरटी में जो रिडक्शन पोटेंशियल वाली सीरीज़ है उसमें भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, तो उसमें आपको Fe ऊपर मिलेगा, क्योंकि वो रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज़ है। ठीक है।
हो गया? चलिए, तो बेसिकली देखो क्या है, बेसिकली है ये कि आपको ये सिखाया गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है आपको ये बताने के बाद ये बताया गया कि ठीक है, आप किसी भी चीज़ का, किसी भी सेल का, किसी भी गैल्वेनिक सेल का, मतलब दो ठो मिला करके, किसी भी दो हाफ सेल को मिला के गैल्वेनिक सेल का आप डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसमें से हाफ सेल निकालिए, उसको किसके साथ जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अगर आप किसी भी हाफ सेल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं तो उस केस में जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी वो इस हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो जीरो मानते हैं। तो आप जिस हाफ सेल को अटैच करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी जिसको बोल रहे थे, तो उस केस में इसका कैलकुलेट कर लेंगे और उसी प्रकार से इसको हटा के फिर दूसरे वाले का भी कैलकुलेट कर लेंगे जोड़ करके, फिर दोनों का OP और RP जोड़ करके आंसर आ जाएगा। RP किसका लेंगे, कैथोड वाले का, OP किसका लेंगे, एनोड वाले का, और जोड़ने पर आंसर आएगा E0 की वैल्यू, वो भी स्टैंडर्ड शेल की वैल्यू होगी, क्योंकि आप दोनों का स्टैंडर्ड पोटेंशियल रखे ना, आप दोनों का स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू रखे हैं, तो जो E0 आएगा वो भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल आएगा गैल्वेनिक शेल का, जो भी गैल्वेनिक शेल आप बनाएंगे। इतना क्लियर है क्या? ठीक है। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होने का ये भी मतलब होता है कि अगर उल्टे डायरेक्शन में देखें तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अगर आप यहां से किसी को एनर्जी दे के भगाना चाहते हैं तो इसका मतलब आने के टाइम पे वो खुद आ जाएगा। अगर तुम अपने घर से किसी को डांट के भगा रहे हो तो इसका मतलब खुद से आ रहा होगा, बस मेरी का, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस। अगर कोई चीज आपको करनी पड़ रही है, मतलब अगर सेल का E पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि वो अपने हो रहा है, वो रिएक्शन अपने से हो रहा है। लेकिन अगर सेल का E नेगेटिव है, इसका तो अपने से नहीं हो रहा है, आपको उसको करना पड़ेगा, तो उसका उल्टा क्या होगा, अपने से हो रहा होगा। जो काम आपको करना पड़े उसका उल्टा अपने से होता है। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाला जो फॉर्मूला आप यूज किए ना, कहाँ गया भैया, ये E0 सेल बराबर RP प्लस OP, ये तो तब यूज करेंगे जब स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा हो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाली गई वैल्यू। मतलब एक बार प्रेशर होना चाहिए, 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। और अगर सॉलिड है तो प्योर सॉलिड हो, लिक्विड है तो प्योर लिक्विड हो। बेसिकली एक एक्टिविटी नाम की चीज होती है, क्लास 11 में हल्का सा पहले पढ़ाया जाता था, खैर छोड़िए उसको, डीप नहीं जाएंगे उसमें। अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन बदल गया, टेम्परेचर बदल गया, प्रेशर बदल गया और केस स्टैंडर्ड रहा ही नहीं, तो उस केस में फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे नहीं निकालेंगे। उस केस के लिए, क्योंकि अब तीनों चीजें बदल रही हैं, तो उस केस के लिए आपको चाहिए एक बड़ा इक्वेशन, और वो बड़ा इक्वेशन को क्या बोलते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एक बड़ा इक्वेशन जो कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू तब कैलकुलेट करने में हेल्प करे जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन खराब हो जाए, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन बदल जाए। उस केस में अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा E सेल, तो उस केस में आप यूज करेंगे नर्स्ट इक्वेशन, -NEF करके होता है। आपको उसका पूरा प्रूविंग कलम करवाएंगे, प्रूविंग सिलेबस में नहीं, हम फिर से बोल दे रहे हैं, लेकिन हम उसकी प्रूविंग करवाएंगे, क्योंकि आप अगर 11th का थर्मोडायनामिक्स पढ़ के बैठे हुए हैं, 11th में इक्विलिब्रियम पढ़ के बैठे हुए हैं, तो उसकी प्रूविंग आपको आनी चाहिए। उसका यूज, ये जो नर्स्ट इक्वेशन होता है कहाँ से आता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हेडिंग लगाइए नर्स्ट इक्वेशन, उसको करेंगे कल। संडे को क्लास रहेगी, और संडे को क्लास रहेगी केमिस्ट्री की।